अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूईटी टेक्सला एडमिशन 2022 के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वीडियो में जो डिले आया है उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो मेरे लैपटॉप का इशू हो गया था, लैपटॉप बन नहीं रहा था और उस पर काफ़ी रिपेयरमेंट वाला काम होना पड़ा है, जिसकी वजह से वीडियो में डिले आया। और उसके बाद थोड़ा मेरा एक स्केड्यूल इतना टाइट चल रहा है आजकल के टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि मैं वीडियोस पे काम ज़्यादा कर सकूं। और दूसरी बात जो मेन फैक्टर ये आता है कि आप लोगों का मतलब सपोर्ट बहुत कम है, तो जिस वजह से भी थोड़ा काम करने का ज़्यादा दिल ही नहीं करता। कि मतलब कि वीडियो देखने वाले 1000-1500 तक तो हो ही जाते हैं मेंबर्स। चलो उनमें से 700-800 न्यू भी हों लोग, तो सब्सक्राइब करते नहीं, खामखा वीडियो में देख के चले जाते, तो फिर इससे मतलब फ़ायदा नहीं होता यार। इनकरेजमेंट चाहिए ना मुझे। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा नीयत से अच्छे से फोकस से काम करूँगा। तो डिफरेंट रीज़न्स थी जिसकी वजह से वीडियो में डिले आया, तो उस डिले के लिए माज़रत। फ्यूचर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टाइम से आए। और इसके बाद एक और वीडियो भी साथ ही आ जाएगी जिसमें हम यूईटी लाहौर के एडमिशन स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे और उससे मेरिट पे कितना असर पड़ सकेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उसमें सबसे पहले तो एक होनी चाहिए फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके सीएनआईसी की या बेफॉर्म की। अगर 18 साल से ऊपर हैं तो आपका सीएनआईसी बन चुका होगा। अगर इनके सभी भी अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल आप बेफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से टाइम ले सकते हैं सीएनआईसी सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद आपने एक जो फॉर्म 1 है ना, F1, वो प्रिंट करना है। ये वो वाला फॉर्म है जो आप लोगों ने ऑनलाइन ऑलरेडी फिल किया हुआ है। प्रेफरेंस के लिए जो आपने एक फ़ॉर्म फिल किया होगा ना, वो आपका फॉर्म F1 था। आप जब जाएंगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे माई यूईटी जो है उसमें आएगा, आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो यही फॉर्म होगा। उसका आपने सिर्फ एक प्रिंट आउट ले लेना है, वो भी आपने साथ अटैच कर देना है डॉक्यूमेंट्स के, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है। उसके बाद आपने जो करना है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, या अगर ओ लेवल के हैं तो ओ लेवल IBCC एक्विलेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आ जाते हैं फ़ोटोकॉपी जो है हायर सेकेंडरी जो है HSSC, यानी कि इस वक्त कैसे कह सकते हैं इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी जो है फ़र्स्ट ईयर की सिर्फ इस दफ़ा उन्होंने मांगी हुई है कॉपी फ़र्स्ट। अब आप लोग काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर की कॉपी है ही नहीं, होती है यार, आ जाता है रिज़ल्ट कार्ड फर्स्ट ईयर का तो आई थिंक एक विद इन अ मंथ वैसे ही आ जाते होते हैं। इवन सेकंड हो या फर्स्ट हो रिज़ल्ट कार्ड, आपको अपने कॉलेज से रब्ता करना पड़ेगा, वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप जो नेट से प्रिंट निकाला होगा उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है उसे यूज़ करने में। उसके बाद आ जाता है कि डोमिसाइल अगर आप लोगों ने बनवा लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनवाया जैसे कि हर लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों ने डिले किया हुआ था, तो आपने अपने डोमिसाइल की जो है उसकी भी एक कॉपी साथ अटैच करनी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा आपके पास जो होगा एंट्री टेस्ट मार्क्स, जो आप रिज़ल्ट वेबसाइट से ही ले सकते हैं, वो आपका ओरिजिनल भी वही है, वो आपकी फ़ोटोकॉपी भी वही है प्रिंट किया हुआ, तो वो आपने वहीं से मतलब प्रिंट आउट करके वो भी अटैच करना है साथ। उसके बाद बैंक चालान की रसीद। अच्छा, अब आप जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है तो उनके पास एक ऑप्शन भी आ रहा होगा वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कि उन्हें बैंक चालान चाहिए कि नहीं। साथ ही ये भी पूछ रहे होंगे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अप्लाई बाद में करते होते हैं, लेकिन बैंक चालान के में अभी ड्यूज़ जो है ना वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। मैं भी इस साल कुछ चेंज किया तो मैंने भी चेक नहीं किया तो मुझे नहीं अंदाज़ा। तो अगर है तो आपने हॉस्टल लेना हो तो आप साथ ही हॉस्टल अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे भी क्लिक करके अपना बैंक चालान प्रिंट कर लेंगे और वो आपने चालान जो है यूईटी टेक्सला के ही कैंपस में जमा करवाना है। यूईटी टेक्सला के HBL बैंक का जो है वहाँ पे आप लोगों ने वो अपना चालान जमा करवाना, अपनी फ़ीस जमा करवानी है। और जब जमा करवा देंगे तो उस चालान की कम से कम 4 से 5 कॉपीज़ आप लोगों ने करवा के रख लेनी है, जिसमें से एक कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। और आई थिंक ओरिजिनल भी लेते होते तो ओरिजिनल भी साथ ही रखिएगा, उस वक्त अगर कहेंगे तो आप वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि फॉर्म 5 है। अब देखिए पहले तो होता था कि प्रोस्पेक्टस मिलता था, उसमें फॉर्म लगे हुए होते थे तो आप वहीं से सेपरेट करके तो वो फिल कर सकते थे। तो अब जब प्रोस्पेक्टस आ ही नहीं रहा, लेकिन पीडीएफ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन पीडीएफ में भी उन्होंने फॉर्म्स नहीं रखे हुए। उन्होंने ऐसे किया कि जनरली जो बेसिक फॉर्म्स है ना वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वैसे अपलोड कर दिया। जैसे उसमें से एक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म भी है, वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके कि ये होगा किस तरह का। ये है फॉर्म 5, ठीक है आपका। तो फॉर्म 5 कुछ इस तरह का होगा। तो आपने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो एंटर करनी है, डिटेल्स खुद एंटर करने ज़्यादा मसला नहीं होता, एक मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आई साइट की। तो आई साइट के लिए आप किसी भी मेडिकल क्लिनिक पे चले जाएँ या फिर इवन सिंपल कोई स्टोर भी बना हुआ हो, कोई आई स्पेशलिस्ट का हो, तो आप वहाँ पर भी जाके अपने चेक करवा सकते हो। आपको रिजल्ट जो मिलेंगे आपने यहाँ पर सिंपली वो रिजल्ट जो है एंटर कर देने हैं। इसके अलावा एयर का भी लिए भी यही है, चेस्ट एक्सरे
ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि लाजमी नहीं होता इतना कि इन पे डॉक्टर के पास विज़िट करना ही पड़े, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो सिग्नेचर या स्टैंप नहीं करेंगे जब तक वो 100% कंप्लीट रिपोर्ट नहीं देखते। तो अगर आपका कोई रिलेटिव हो तो आप उससे तो डायरेक्ट साइन करवा सकते हैं, तो आप ये उससे फिल भी करवा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर पता चल जाता है। हाँ, अगर आपको कोई फिजिकल इशू है तो आप ज़रूर मेंशन करें, यानी कि छुपाने वाली चीज़ नहीं है। एडमिशन इसकी बेसिस पे कैंसिल नहीं होता, तब होता है जब कोई सीवियर केस हो। वो इसलिए पूछते हैं कि इन केस फ्यूचर में कोई मेडिकल इशू ना बन जाए कैंपस में, तो इसलिए चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक है, इसमें कोई मसला नहीं है। काफ़ी बच्चे इसका भी पूछ रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आपने ये फिल शिल खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक जो टेस्ट है ना वो करवा लें। बाकी ये जो है हर्निया, एक्सरे, ये खुद को पता होता है हर बंदे को, यार मुझे ये मसला है कि नहीं है, तो ये बस नील 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 कर देंगे आप, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ये यहाँ पे जब आ जाते हैं, यहाँ पे जो पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे कि सिग्नेचर या ऑफिस सील जो है, तो यहाँ पे आपने जो डॉक्टर होगा जहाँ से आपने ये टेस्ट वेस्ट करवाए होंगे या आपका कोई रिलेटिव भी हो, तो यहाँ पे आपने उसके सिग्नेचर करवाने हैं और साथ ही स्टैंप लगवा लेनी है। जैसे कि मैंने अपने एक दफ़ा करवाया था, तो मैं लाहौर गया था, सिम्स हॉस्पिटल से मैंने किसी स्पेशलिस्ट से करवा लिए थे। वैसे आप किसी से भी करवा सकते हैं, ये कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद है फ़िट या अनफिट, तो वो आपको ये बता देगा कि ओवरऑल तौर पर जो आपका हेल्थ का इम्पैक्ट है वो फ़िट है बच्चा कि नहीं है, यानी कि वो एजुकेशन विद कॉमन पीपल, यानी कि एजुकेशन हासिल करने के काबिल है कि नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म पे थे। उसके बाद है आपने सबसे अपनी जो है रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, यानी किसी भी फ़ोटो सेंटर पे जाके आपने अपनी 10 पिक्स बनवानी है। आमतौर पे मैं यही रेकमेंड करूँगा 16 बनवा लें, क्योंकि कहीं हॉस्टल में, कहीं कहीं पे लाइब्रेरी में मांगते हैं, तो वो डिफरेंट मांगते हैं। आमतौर पे लाइब्रेरी में वो डायरेक्ट अब जो है सिस्टम वो ये करते हैं कि लाइब्रेरी में फ़ौरन उसी वक्त बना लेते हैं। पहले होता था कि वो लेते थे, तो आप 10-12 ऊपर ही बनवा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। पिक्स बनवा लें तो उसमें से 10 जो हैं वो आपने अटेस्ट करनी है। अब पिक्चर के अटेस्ट जो है ना, फ़ोटोग्राफ्स के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में बड़ा इशू आता है। आप अटेस्ट करवाएंगे, वो इंक जो है रिमूव हो जाती है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि फ्रंट पे करवाना है कि बैक पे। आप फ्रंट पे करवाएं, फेस को अवॉइड करें, यानी कि जो चेस्ट वाला पोर्शन होगा, नेक से नीचे का पोर्शन होगा, तो कोशिश करें वहाँ पे अपने जो है अटेस्टेशन, यानी कि एक स्टैंप लगवाएं और साइन करवा लें। बैक पे भी चल सकता है, लेकिन फ्रंट पे करवाना ज़्यादा बेहतर है, इन केस अगर वो कोई इशू करें भी सही तो। लेकिन फेस पे नहीं आनी चाहिए स्टैंप, ये चीज़ माइंड में रखें कि उन्हें आपका फेस क्लियरली नज़र आना चाहिए। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो यार इनकम सर्टिफिकेट अगर, तो देखें आपके पेरेंट्स में से कोई भी जो मतलब कि हाउस होल्ड संभालने वाला है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो आपकी पे स्लिप चल जाती होती है, वही आपकी जो होता है इनकम सर्टिफिकेट होता है। अगर ऐसा केस नहीं है तो आपने सिंपली कि किसी भी स्टैम्प फरोश के पास चले जाए, उसे कि यार इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो बनवा देगा। मतलब मिनटों का काम है, कोई ना टाइम होता है ना कुछ। उससे बाद में आपने फिल करना होगा। उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, काम क्या करते हैं, मंथली पे कितनी है, इस तरह से है, और नीचे बाकी वो मजिस्ट्रेट के जो साइन वाइन होते हैं, वो चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं। अब ये आमतौर पर तो कैंपस में मिल रहे होते हैं बने बनाए, सिर्फ आपने फिल करने होते हैं। हर साल का डिफरेंट सिनेरियो होता है। सो आई डोंट नो कि इस साल भी यूईटी टैक्स में अवेलेबल है कि नहीं। लास्ट ईयर अवेलेबल थे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ करके फिल भी कर सकते हैं। लेकिन सेफ़ साइड के लिए अगर आपको मतलब फिजिबल है बनवाना खुद, तो आप फिजिबल ही है तो मेरे हिसाब से तो खुद बनवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद ये कॉपीज़ तो देनी है। उसके अलावा ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लाज़मी देने हैं। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल लाज़मी सबमिट करवाना है, जो कि कैंपस जो है 2-2.5 साल के लिए अपने पास रखता होता है। तो इसलिए मैं पहले ही कहूँगा कि 2-4 कॉपीज़ एक्स्ट्रा करवा के रख लें। मैं हर साल हर बैच को यही कहता होता हूँ कि कुछ कॉपीज़ अपने पास रख लें, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं पे इस्तेमाल करनी पड़े कोई, तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट का जो होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंबाइंड रिजल्ट कार्ड, वो भी आपसे मांगेंगे। जैसे कि इस साल फर्स्ट ईयर की बेसिस पे, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड चल जाएगा। अगर कोई ऐसा बैच है जिनका फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं हुए थे, तो उनका सेकंड ईयर का चल जाएगा। अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड होगा, तो आपने वो भी सबमिट साथ करवाना होगा। उसके बाद आपका जो ई कैट का रिजल्ट है ओरिजिनल इसलिए लिखा, तो मैंने बताया कि ओरिजिनल वेबसाइट पे सेम ही है, ओरिजिनल भी वही है और फोटो कॉपी भी वही है, सब कुछ वही है, तो वही आपने साथ अटैच ज़रूर करना। डोमिसाइल भी आपसे लेते होते हैं, आई थिंक ओरिजिनल, मेरा नहीं ख्याल के लेते हैं कि नहीं, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। ओरिजिनल लेना बनता नहीं है, तो
साथ ओरिजिनल कैरी ज़रूर करिएगा। मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है ना, ये इनकी इस दफ़ा के प्रॉस्पेक्टस में मौजूद है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिखा ज़रूर है डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी डोमिसाइल भी साथ ही लेके जाएगा। उसके बाद है बायोडाटा फॉर्म, वो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है, और अंडरटेकिंग फॉर्म भी हम नेक्स्ट पेज पे जाके आगे जाके देखते हैं कि किस तरह के हैं। तो आपने ये बायोडाटा फॉर्म भी फिल करना है और अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल करना है। अब अंडरटेकिंग के बारे में भी इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें वो स्टैम्प फरोश कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं, सॉरी कोर्ट वाले, अदालत वाले कहते हैं कि जी हमारे पास आजकल 50 वाला फॉर्म आता ही नहीं, स्टैम्प पेपर ख़त्म हो गया, ये हो गया वो गया। यार मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हमें खामखा कह रहे होते हैं। जिनके पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो वो यही कहता है, कस्टमर को कायल करना है ना, तो उन्होंने यही कहना है कि ये चीज़ तो होती ही नहीं, ये तो चीज़ ख़त्म हो गया, तो जो मेरे पास है ना तुम वो ले जाओ, वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से कहते हैं, तो उनकी बातों पर गौर ना करो। वैसे कैंपस से ये भी मिल जाता है आपको, अंडरटेकिंग बना बनाया। अंडरटेकिंग फॉर्म को प्रिंट करवाना होता है आपने अपने स्टैम्प पेपर के ऊपर। बाज़ दफ़ा लोग बगैर प्रिंट करवाए भी अटैच कर देते हैं, वो थोड़ा देखने में अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, चल जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने स्टैम्प पेपर ले लेना है 50 रुपीज़ वाला, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के जो साइन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आगे मैं शेयर दिखाता हूँ पिक में क्या है, किससे साइन करवाने होते हैं, उससे साइन करवा लेने हैं। उसके बाद आपने उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर ना अपना जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो उसके ऊपर प्रिंट करवा लेना। अंडरटेकिंग फॉर्म आमतौर पर ये होता है कि अगर इन केस मैं फ्यूचर में कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता हूँ, मैं कोई कैंपस के रूल्स वायलेट करता हूँ, मैं कोई कैंपस में खामखा प्रोपेगेंडा करता हूँ, तो उस केस में यूनिवर्सिटी को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दे। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, मतलब कि देना तो लाजमी है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता होता। ये है जी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी पहले आपको दिखा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मा मेडिकल हिस्ट्री। तो ये परफॉर्मा भी ऐसे ही है यार, ये मतलब एक इसके बारे में मांगा तो है नहीं, लेकिन ये आमतौर पर जो लगेगा ना आपका, जो इस दफ़ा उन्होंने बताया भी नहीं है इसके बारे में, तो ये आपका आई थिंक जो यूज़ होगा जब आपने कैंपस में जाएंगे ना, यानी हॉस्टल में जाएंगे, अब एडमिशन हो गया है, हॉस्टल में जाना है रहने के लिए, तो ये तब आपसे ये मांगेंगे, तब आपसे ये लेंगे, तो ये तब आप लोग इसे भी फिल करके साथ अपने पास रख लीजिएगा। ये भी वही है, और यहाँ पे सिग्नेचर और ऑफिस की सील भी लगेगी। ये कैंपस वाले आई थिंक लगाएंगे इसके ऊपर जो सील होगी, वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये मेडिकली फिट है। उसके बाद है बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म में बेसिक चीज़ें हैं, पर्सनल रिकॉर्ड है, फैमिली रिकॉर्ड है, आपने ये फिल आउट कर लेना है। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड है और एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड। एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादातर ज़रूरत तो नहीं होती कुछ लिखने की, अगर आपके कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप लिख दीजिएगा, हॉबीज़ लिखते होते हैं, कोई प्राइज़ या डिस्टिंक्शन मिली है तो वो लिखिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। या उसके अलावा कोई मेंबर कहीं पर रहे हों या किसी टीम के साथ काम किया तो वो, तो ये मतलब ज़रूरी नहीं होती, हॉबीज़ में सिर्फ लिख सकते हैं आपने। बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड में आप लोगों ने अपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, उसके बाद जहाँ से बैचलर की हुई है, अब ये होता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2 साल बीएससी की होती है और वो अब यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है। या उसके अलावा अदर्स में आ जाता है डिप्लोमा होल्डर्स, या फिर जो एओ लेवल वाले हो सकते हैं उनके बारे में हो सकता है। इसके बारे में मतलब कि आपने बेसिकली जो बेसिक स्टूडेंट्स ने सबने फिल करना है, ये पहले 2 उनके लिए ये जो रोज़ हैं वही होंगी, तो आपने फिल कर देनी है ये। उसके बाद ये अंडरटेकिंग, देखिए यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है ना, यही सेम चीज़ आपके वो उस वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आई सॉलमनली डिक्लेयर दैट बिफोर अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आई शैल मेक वन पर्सन लिटरेट सो दैट ही विल बी एबल टू। यानी कि अब आपको वो कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन से पहले पहले आपने कुछ किसी एक के लिए इतना भला करना है कि वो अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, सिंपल कैलकुलेशंस कर सके, या फिर सिंपल स्टेटमेंट्स लिख सके, या फिर उसे मतलब कि कुरानी कायदा पढ़ना आता हो। तो मतलब कि बेसिक है ये, आपसे वो एक किस्म का वादा ले रहे हैं कैंपस वाले, क्या आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे तो आपने सोसाइटी को रिटर्न बैक भी करना है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। यहाँ पे विटनेस, अच्छा एक और बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है, वो ये कि विटनेस वाला चक्कर। विटनेस लाजमी नहीं होता यार, दोस्त CNIC पकड़ लेना मोहल्ले में से किसी के भी, दूर यहाँ पे डाटा सिर्फ इनपुट करना होता है तो आप लोग कर देना, कोई मसले वाली चीज़ है ही नहीं है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो इसलिए मैं कहूँगा, रेकमेंड यही करूँगा कि बना बनाया अगर आप ले लेते हैं, कैंपस से मिल रहा है पहले पता करवा लीजिएगा, अगर बना बनाया मिल रहा है तो वही ले लें, आराम से काम चल जाता है, सुकून हो जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं जैसे मैंने बताया हुआ है। ये सारा कुछ था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर इसके अलावा स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने
बार बार मना किया है कि मुझे कॉल्स ना किया करें। आप टेक्स्ट करते हैं, मैं टेक्स्ट देखता हूँ, थोड़ा डिले होता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर आ जाता है। हर बंदे को रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। 1 दिन, आधा दिन या 2-3 घंटे, 3-4 घंटे लग जाते हैं। आपके पीछे कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं होती है, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा जैसे वो आमतौर पे कहते हैं, फैमिलीज़ में कहते हैं आमतौर पे टिपिकली, तो मैं वही वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा। तो आपके पीछे ना कोई इमरजेंसी नहीं होती, तो सब्र किया करो। आगे वाला बंदा काम कर रहा होता है, बिज़ी हो सकता है, मेरी एक अपनी भी कोई लाइफ़ है, मेरे अपने भी कोई काम-काज हैं, मैंने वो भी करने होते हैं। आप और दूसरा अगर कुछ करते हैं मैसेज और फिर आगे से ऐसे तनकीद करते हैं कि जैसे भाई आप लोगों ने ना मुझे ख़रीदा हुआ है। नहीं भाई, आप मुझे कोई पे नहीं कर रहे। हाँ, आप मुझे पे कर रहे हो, तो तब मैं कहूँ कि हाँ ठीक है यार, मैं बाउंड हूँ, मैं आपकी सर्विसेज़ के लिए बाउंड हूँ। अभी मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ से काम कर रहा हूँ। तो शौक़ में यही होता है कि मेरे पास जब टाइम होगा मैं अपने शौक़ के हिसाब से काम करूँगा। अगर मैं आपसे कोई मेंबरशिप के कोई चार्जेस ले रहा हूँ, कोई मैं आपके से कोई पैसे लेना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं ना आपके मतलब कि आपका हक होगा मुझ पे, आप पूछ सकेंगे, आप तनकीद कर सकेंगे मुझ पे। अभी आप तनकीद नहीं कर सकते। तो मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और एक सोशल वर्क के तौर पे कर रहा हूँ, सोशल कॉज़ के तौर पे। तो थोड़ा सब्र रखा करें। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कॉल्स वाला काम कम से कम हो जाएगा। अदरवाइज़ ब्लॉक करने का ऑप्शन है, मैं फ़ौरन ब्लॉक कर देता हूँ। एक कॉल भी है तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।